वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे न्यू सिलेबस के बारे में, और जो कि सिलेबस होगा आपका 2022 की परीक्षा के अकॉर्डिंग, मतलब जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत या सिलेबस है शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन का। तो एजुकेशन के सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें संकलित की गई हैं इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत एक प्रकार से स्वागत रहेगा हमेशा आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को बता दूं कि हिंदी की भी क्लासेस रात 8 बजे चलती हैं, और रात 9 बजे से आपकी एक क्लास हो रही है। हिंदी साहित्य की क्लास अभी चली होगी, आप लोगों ने देखा होगा उसको। और आपका जो है काफ़ी प्यार दुलार रहता है, तो इसीलिए लगातार आपकी क्लासेस चलाई जाती रही हैं। और 9 बजे आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस जो है चलती रहेंगी, आप देखते रहिएगा। और हिंदी साहित्य की तो रात के 8 बजे आपको मिलती ही रहती है, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो नया पाठ्यक्रम आया है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बीए प्रथम सेमेस्टर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर। और आपको बता दूँ सभी विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस है, तो परेशान मत होइएगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं तो यही आपका सिलेबस है, यही आपको प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत मतलब बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए। अंग्रेजी माध्यम है अगर आपका, या हिंदी माध्यम है, किसी प्रकार का माध्यम है, तो दोनों तरीके से आपके लिए वीडियो अवेलेबल होगा। मतलब अंग्रेजी में आपके सामने लिखा हुआ सिलेबस मिलेगा, उसको हिंदी में आपको समझा दूंगा। तो इससे क्या होगा, अंग्रेजी वाले छात्र छात्र हमारे जान जाएंगे कि हमारे अंदर क्या है, मतलब कि सिलेबस में क्या संकलित है, और हिंदी वाले तो जान ही जाएंगे, ठीक। तो इसी प्रकार से, और मॉडल पेपर इसका पहले से अपलोड कर दिया हमने, उसकी लाइव क्लास हुई थी, उसको देख लीजिए आप सभी लोग, ठीक, जिन्होंने नहीं देखा है। बाकी और भी सब्जेक्ट से इकोनॉमिक्स हो गया, उसका जल्द ही आपके सामने कर दिया जाएगा। संस्कृत साहित्य हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इसी प्रकार से सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है। अन्य प्रकार के सब्जेक्ट जो और भी बच रहे हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपके शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर करवाई जाती है, मनोविज्ञान वगैरह की, ठीक। तो आप परेशान मत होइए कि हाँ सर जी जो है सबकी क्लासेस करवाए। मैं सबके न्यू जो है सिलेबस मॉडल पेपर लगातार देता रहूँगा। उसी को आप अगर मॉडल पेपर की ही देख लेंगे लगातार तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगी आपकी। ओके, चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गंवाए हुए। सॉरी, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। भैया एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और फिर बड़े ही आसानी से एक एक मुद्दे को समझते हैं। आपके सामने यहाँ पर सिलेबस का एक प्रकार से खाका तैयार आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, बस ये एक स्लाइड है। इसी प्रकार से आपके सामने स्लाइड आती रहेगी, उसको समझते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपका सिलेबस जो है वो 8 इकाइयों में बांटा गया है। 8 इकाइयों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले अगर आप एजुकेशन विषय वस्तु अब जो है 2022 से पेपर लेते हो तो उसमें 25 + 75 आपको जो है पूर्णांक होते हैं। 25 का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि 25 नंबर जो होंगे आपके, वो आपको किस तरीके से दिए जाएंगे, वो आपके आंतरिक मूल्यांकन होंगे उससे दिए जाएंगे। और 75 नंबर का आपका पेपर होगा। किसी किसी विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, किसी किसी में लिखित होता है। तो मैंने लिखित वाला पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, मतलब उसका मॉडल पेपर कैसे होगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लिखित वालों के लिए 10 क्वेश्चन जो होते हैं लघु उत्तरीय के, और 8 क्वेश्चन लघु उत्तरीय के दिए होते हैं, उनमें से केवल 5 करने होते हैं। तो और 4 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय के दिए होते हैं, उनमें से केवल 2 करने होते हैं। हो सकता है आपको 5 ही देते, लेकिन निर्देश में क्या कहा गया है, 4 ही प्रश्न, ठीक। तो ये देख लीजिए। और ऑब्जेक्टिव वालों में 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें से हो सकता है 75 करने को ही बोले, तो ऐसे आपसे बोल सकता है, क्योंकि 75 नंबर का ही पेपर होना है, ठीक। ध्यान रखेंगे बात। अब चलिए हम बात कर लेते हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी परीक्षा कैसी होनी है। मुझे जहाँ तक पता है राम मनोहर लोहिया की परीक्षा जो है वो कैसी होनी है, लिखित होनी है। इसी प्रकार से और भी आसपास के जैसे कि लखनऊ वगैरह के विश्वविद्यालय के भी जो है लिखित होंगे। लेकिन ओमिक्रॉन जो कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, इसको देखते हुए हो सकता है आपकी परीक्षा लिखित भी करवा ली जाए। मतलब इस प्रकार से संभावनाएं बन भी सकती हैं और नहीं भी बन सकती हैं। जिस प्रकार से होगा मैं बताता रहूँगा समय समय पर। तो ऐसा रखते हैं कि मॉडल पेपर मैं दोनों तरीके के दूंगा, लिखित भी और ऑब्जेक्टिव भी, और दोनों को आप लोग देखें, ठीक है। क्योंकि दोनों में सिलेबस जो होगा ना, सिलेबस सेम ही होगा, बस डिफरेंट होगा आपके प्रश्न पूछे जाने का। प्रश्न जो होगा ऑब्जेक्टिव में कुछ दूसरे तरीके से पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव माने होता है ऑप्शनल जो प्रश्न होते हैं। प्रश्न दिया गया उसमें से आपको 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक विकल्प पर आपको गोला काला करना रहता है OMR पैटर्न पर। OMR कैसे बढ़ते हैं, सभी के लिए वीडियो ऑलरेडी हमने दे रखी है, उसको देख लीजिएगा, ठीक। चलिए प्रारंभ करते हैं इसका सिलेबस। एजुकेशन सबसे पहले इकाई 1 में जो है, इकाई 1 जो है यहाँ पर देखिए, इकाई 1 यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये देखिए, ठीक। तो इकाई 1 है एजुकेशन, और यहाँ पर लिखा है कॉन्सेप्ट एंड एम्स। एम्स माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एम्स माने होता है उद्देश्य की, इसका उद्देश्य क्या है। कॉन्सेप्ट माने होता है अवधारणा, शिक्षा की अवधारणा क्या है, और शिक्षा का एम्स मतलब उद्देश्य क्या है। इसका कहने का मतलब ये है, शिक्षा का कॉन्सेप्ट मतलब शिक्षा की अवधारणा, और शिक्षा की एक शिक्षा का उद्देश्य या शिक्षा का महत्व या मतलब उसका क्या है, ये आपको इकाई 1 के अंतर्गत समझना है।
अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर देखेंगे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। प्राचीन मतलब यहाँ पर ए वाले में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, मतलब प्राचीन समय में जो भारतीय ज्ञान परंपरा रही है उसके बारे में हमको पढ़ना है, कैसी कैसी परंपरा रही है इसको हमको देखना है। ठीक है, जो है उसमें जो वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल था, या फिर इसके आगे आप आएंगे तो प्राचीन ऐतिहासिक मतलब जो प्राचीन इतिहास रहा है उसमें किस प्रकार से शिक्षा वगैरह की व्यवस्था रही है, इन सभी को मैं थोड़ा थोड़ा देखते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में अब इसी में क्या समझना, द वे ऑफ लाइफ, क्या समझना है कि द वे ऑफ लाइफ, वे माने होता है रास्ता एक प्रकार से, ठीक है, लाइफ माने होता है जीवन का, तो जीवन जीने का तरीका एक प्रकार से, जीवन जीने का रास्ता जो कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से हमको मिले हैं, इसके बारे में यहाँ पर समझना है। उसके साथ ही साथ कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु एंड शिक्षा, मतलब गुरु, सबसे पहले आपको क्या समझना है पर कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु, गुरु मतलब क्या होता है, गुरु के कॉन्सेप्ट को समझना है, गुरुकुल व्यवस्था को हमको यहाँ पर थोड़ा बहुत देख लेना है, और गुरु के क्या होते हैं और जो है एक प्रकार से शिष्य क्या होते हैं, सॉरी शिक्षा मतलब तो शिक्षा क्या है और गुरु क्या है, इन सभी के बारे में हमको इनके कॉन्सेप्ट समझना है, इनकी अवधारणा, मतलब गुरु की अवधारणा, शिक्षा की अवधारणा, इसको देखना है। ठीक है, द वे ऑफ लाइफ, कैसे जीवन जीने की शैली वगैरह जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा से हमको मिलती हैं, इनको देखना है। नेक्स्ट है आपका बी में देखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशंस मीनिंग नेचर, मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट्स माने होता है अवधारणा, आप माने काकी के, एजुकेशन माने शिक्षा, तो शिक्षा की अवधारणा यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मीनिंग, अब यहाँ पर सबसे पहले मीनिंग समझेंगे हम अवधारणा में, क्योंकि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट जो होता है, मतलब मीनिंग और डेफिनेशन मिला करके आपका क्या बनता है, कॉन्सेप्ट बनता है, मतलब कि अर्थ और जो है परिभाषा को मिला दें अगर हम तो अवधारणा बनती है वही चीज़। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एजुकेशन की मीनिंग वगैरह के बारे में समझेंगे, एजुकेशन है क्या, एजुकेशन शिक्षा का शब्द का क्या क्या अर्थ होता है, किन किन लोगों ने क्या क्या बच्चा चीज़ें बताई हैं, सभी चीज़ों को विस्तार से आपको बताने का प्रयास। उसके बाद में इसका नेचर, नेचर माने होता है प्रकृति, प्रकृति माने होता है कि शिक्षा जो मतलब एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं हम, शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसकी एक प्रकार से इसकी क्या मतलब भूमिका है, ये विज्ञान का विषय है या फिर एक प्रकार से ये आर्ट है, क्या है, इसके बारे में हमको इसकी प्रकृति इसको समझना पड़ेगा, वही होती प्रकृति। इसमें जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं वो किन किन अध्ययन पद्धतियों का, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करके इस विषय का अध्ययन किया जाता है, या फिर एक प्रकार से आर्ट वाली पद्धतियों का प्रयोग करके, कई प्रकार की चीज़ें हैं उसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको बता दूं पेपर का आपके नाम क्या है, शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा, क्या नाम है, शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा, पेपर का आपके नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, ये पेपर का आपके नाम है। बीए प्रथम वर्ष जो शिक्षा शास्त्र है आपका, प्रथम सेमेस्टर 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई थी जाकर के 2022 में अभी लागू हो पाई है, उसके तहत जो सिलेबस है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों सभी लोग लाइक करिएगा, फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट से लाइक करिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, अगला सी विद्या, विद्या क्या है भाई, विद्या के बारे में हमको समझना, विद्या क्या है, ज्ञान क्या है, टीचिंग मतलब मेथड क्या है, शिक्षण क्या है, टीचिंग माने क्या होता है, तो शिक्षण, और अगला क्या है आपका ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग वर्सेस एजुकेशन, ट्रेनिंग माने होता है प्रशिक्षण, ठीक है, ट्रेनिंग जो आप करवाते हैं जैसे कि जो प्रैक्टिकल वगैरह करके चीज़ें होती है ट्रेनिंग होती है। टीचिंग के बाद में जैसे कि आप जो है मास्टर बनने जा रहे हो तो मास्टर की ट्रेनिंग होगी आपकी, तो वो चीज़ें। एजुकेशन माने शिक्षा, तो एजुकेशन और मतलब शिक्षा बनाम जो है या प्रशिक्षण बनाम शिक्षा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि शिक्षा क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, मतलब तमाम सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला हम क्या बताएंगे आपको कि फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन, हमको क्या पढ़ना है, फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन। फैक्टर्स माने होता है खंड या फिर कारक, एक प्रकार से बोल सकते हैं आप, क्या कारक या फिर एक प्रकार से खंड या फिर गुणनखंड बोल सकते हैं, किसके, शिक्षा के, शिक्षा के कारकों के बारे में हम समझ लेंगे। ठीक, उसके बाद में क्या है एम्स ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के कुछ उद्देश्य भी होते हैं, कुछ उद्देश्य मतलब यहाँ पर एक तो इंडस्ट्रियलाइज मतलब एक प्रकार से होता है, मतलब कि जो व्यक्तिवादी होता है, मतलब व्यक्तिवादी एक प्रकार से जो है होता है, क्या इंडिविजुअल, मतलब कि यहाँ पर लिखा है इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब इलास्टिक, इंडिविजुअल माने होता है व्यक्तिगत, और मतलब लिस्टिक यहाँ पर जो शब्द जुड़ा हुआ है इसका पूरा का पूरा मतलब होता है व्यक्तिवादी। तो व्यक्तिवादी शिक्षा के उद्देश्य कुछ होते हैं कि प्रॉपर व्यक्तियों के लिए खुद के मतलब एक प्रकार से पर्सनल तरीके से होते हैं कि इस व्यक्ति के लिए शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो व्यक्तिगत स्तर पर देखेंगे हम, सोशल स्तर पर मतलब सामाजिक स्तर पर भी शिक्षा का उद्देश्य देखेंगे। उसके बाद में क्या है डेमोक्रेटिक स्तर पर भी हमको शिक्षा का उद्देश्य देख लेना। तो चिंता मत करो, सारी मुद्दे आपके क्लियर करवाने का प्रयास रहेगा। हालांकि आप मॉडल पेपर वगैरह जो हमारे चैनल पर है पहले से जो पढ़े हुए हैं उनको देखने का प्रयास करें, और मैं जो अभी दे रहा हूँ वो देखने का प्रयास करें। ठीक,
तो सारे के सारे जो पहले कुछ मॉडल पेपर हमारे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो पुराने वीडियो जैसे कि शिक्षा की जो वैचारिक रूपरेखा यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मतलब जो पहले हमारे पुराने वीडियोज बीए फर्स्ट ईयर के पढ़े हुए हैं उनको अगर आप देख लेंगे तो भी कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी, वहाँ से बहुत ज़्यादा फंसेगा। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए जब तक। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। अगला जो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब होता है क्या, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक या फिर एक प्रकार से गणतांत्रिक, तो यही होता है लोकतांत्रिक। ठीक, तो इसके लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं इसको देखेंगे। उसके बाद में वोकेशनल। वोकेशनल माने होता है मेरे भाई व्यावसायिक। वोकेशनल माने क्या होता है, व्यावसायिक। यहीं पर एक प्रश्न उठता है, सर जी वोकेशनल विषय भी होते हैं, तो एक कुछ व्यावसायिक विषय वोकेशनल विषय आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में आपको। तो वोकेशनल विषय भी होता है, वोकेशनल माने होता है व्यावसायिक विषय। ठीक है, तो यहाँ पर इस सभी को, तो इकाई 1 में हमको इतना सारी चीज़ पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं अगली इकाइयों में क्या क्या संकलित है। दूसरी इकाई यहाँ पर आपके सामने आएगी, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। फंक्शंस माने होता है कार्य, और एजुकेशन माने होता है जो है शिक्षा के, मतलब शिक्षा, और आप माने का की के मतलब तो शिक्षा के कार्य। लिख लीजिए सभी फटाफट, शिक्षा के कार्य। ए ऑप्शन में क्या है दिया है यहाँ पर, इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल माने होता है व्यक्तिगत या फिर व्यक्तिवादी, मतलब व्यक्तिगत एक प्रकार से। इंडिविजुअल माने क्या होता है, व्यक्तिगत। और सोशल डेवलपमेंट माने क्या होता है, सामाजिक विकास। सोशल माने सामाजिक, डेवलपमेंट माने विकास। तो इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिवाद, मतलब व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास किसका, शिक्षा का उद्देश्य पहला क्या है, पहला मुद्दा कि एक तो क्या होता है व्यक्तिगत विकास होता है और सामाजिक विकास भी होता है शिक्षा के माध्यम से। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है। उसके बाद दूसरा मुद्दा क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। मतलब हेरिटेज माने होता है क्या, एक प्रकार से विरासत। तो सांस्कृतिक जो है सांस्कृतिक, और ट्रांसमिशन माने क्या होता है, प्रसारण एक प्रकार से। तो ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर हेरिटेज मतलब कि सांस्कृतिक विरासत का क्या प्रसारण, सांस्कृतिक विरासत का प्रसारण इसका हिंदी मीनिंग है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद में एक्वाइजेशन ऑफ स्किल्स। एक्वाइजेशन माने होता है अधिग्रहण। क्या होता है, अधिग्रहण। अधिग्रहण माने होता है एक प्रकार से जो कौशल है उसका, एक प्रकार से उसके अधिग्रहण में, कौशल को प्राप्त करने में। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है कोई, तो स्किल आपको कैसे सीखने को मिलेगी। स्किल तभी आप ना सीख पाएंगे जब आपके पास शिक्षा होगी ना, कुछ जानेंगे कि अगर टीचर कुछ आपको बता रहा है तो उसको समझ जाओ। ये भी एक प्रकार से क्या है, ये शिक्षा के द्वारा ही आप सीख सकते हैं। धीरे धीरे करके आपको सीखने की एक प्रकार से प्रैक्टिस करवाई जाती है। शिक्षा के द्वारा ही आप अधिगम वगैरह पढ़ते तो सीखने का पूरा फंडा उसमें बताया जाता है। जैसे कि एक बात की बात है, एक जो है सुल्तान नाम का बंदर था। एक आपको इंटरेस्टिंग कहानी शिक्षा शास्त्र की बता दूं। एक व्यक्ति है शिक्षा शास्त्र में, शिक्षा मनोविज्ञान शास्त्री हैं। उन्होंने कहा कि 9 बंदर थे, सॉरी 10 बंदर थे। उनमें से एक बंदर जो था उसका, वो सरदार था, थोड़ा बुढ़ा था, उसका नाम सुल्तान था। तो वह बंदर जो था वह एक कमरे में सभी जो है 10 बंदर को बंद कर दिया गया, वो शोध कर रहा था। तो 10 मतलब कमरे, 10 कमरे में, मतलब एक कमरे में 10 बंदर को बंद कर दिया गया। और उसी में कोने पर एक जो है मेज रख दी गई, और जो है ऊपर जो है उसके जो है चूल्हा छत में लगा था, उसी चूल्हे पर जो है क्या टांग दिया गया, सरिया का जो चूल्हा होता है उसी में क्या टांग दिया गया, उसी में जो है केला 1 दर्जन टांग दिया उसने। ठीक है, अब क्या हुआ, बंदर जो है उस केले को लपक लपक करके खाने का प्रयास करते हैं सारे बंदर, लेकिन खा नहीं पाते हैं। और बगल में वही बैठा सुल्तान जो है कोई प्रयास नहीं करता है। जब सब थक जाते हैं, सारे बंदर बैठ जाते हैं निराश होकर के कि अब नहीं मिलेगा कुछ, तब जो है और जो है वो उठा देखता है और जा करके बगल में मेज रखी होती कोने पर, तो उस पर आकर के रखता है बीचों बीच में, और उस पर चढ़ करके केले को तोड़ करके खा लेता है और सबको खिला देता है। कहने का मतलब ये है कि उसको जो है जब आवश्यकता उसको पड़ी, केला खाना है भाई, तो केला खाने के लिए उसने शोध कर लिया कि हाँ केला खाना, तो कुछ जुगाड़ उसने सीखा कि भाई ये लोग उतना देर से कूद रहे नहीं पा रहे, तो हम भी कूदेंगे, केला नहीं मिलेगा। और बगल में मेज रखी, तो उसको ये ध्यान में आया कि अगर मेज पर हम चढ़ के केले को पकड़ें तो हम थोड़ा ऊँचे हो सकते हैं। तो उसने क्या ये सीख लिया कि भाई ऊंचाई पर होना, तो एक प्रकार से ये तमाम प्रकार की चीज़ें तो उसने सीख लिया ना, तो ये सीखना भी होता है, यही अधिकरण है मतलब एक प्रकार से। तो जैसे स्किल जो होती है, स्किल माने होता है कौशल। स्किल माने क्या होता है, कौशल। कौशल विकास आपने योजना भी देखी होगी मोदी जी द्वारा, जो सरकार के द्वारा चलाई गई, तो आप लोगों ने लगातार देखा होगा। तो वही चीज़ें होती है स्किल वगैरह, अगर आपको सीखनी है तो भी आपको क्या पता, उन्हें शिक्षा के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
आगे है एक्विजिशन एंड जो है जनरेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। एक्विजिशन माने क्या होता है? एक्विजिशन माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों अधिग्रहण, हमने बता ही दिया आपको। एंड क्या है? जनरेशन। जनरेशन माने होता है एक प्रकार से क्या? जनरेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, मानव मूल्यों का एक प्रकार से जो है जनरेशन माने होता है, यहाँ पर जनरेशन माने होता है सृजन करना। सृजन माने होता है एक प्रकार से सारी चीज़ें जान लेना कहीं ना कहीं पे, ठीक, सृजन कर लिया हमने, ऐसा कहने का मतलब ये है। मतलब कि अधिग्रहण मतलब एक प्रकार से उसको सीख लिया, सीखना। अधिग्रहण अगर किसी की चीज़ को करना हुआ, मतलब कौशल को अधिग्रहण किया जाता है, स्किल को अधिग्रहण किया जाता है और सृजन किया जाता है। मानव मूल्यों को, ये बात भी ध्यान रखिए, मानव मूल्यों को भी अधिग्रहण किया जाता है, सीखा भी जाता है, सृजन भी किया जाता है। तो उसके बारे में हम समझें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद में सोशल चूजन। सोशल चूजन माने होता है एकता। चोजन यहाँ पर सोशल चोजन, सोशल माने सामाजिक और एकता, चोजन माने एकता। तो सामाजिक एकता के बारे में देखेंगे, क्योंकि सामाजिक एकता भी शिक्षा का ही एक क्या होता है? कार्य होता है। ये बात यहाँ पर आप देख लीजिए। आगे बढ़ते और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला है सोशल चोजन। सोशल चोजन हो ही गया आपका। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन फॉर जो है लेजर। तो एजुकेशन फॉर लेजर, लेजर माने होता है अवकाश एक प्रकार से, तो शिक्षा के लिए अवकाश, ठीक। तो ये भी एक प्रकार से इसका एक कार्य है। अगला कार्य क्या है? एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन माने होता है राष्ट्रीय एकता, और फॉर एजुकेशन मतलब कि एजुकेशन के लिए या शिक्षा के लिए या जो है अवकाश के लिए शिक्षा, ठीक। ये तो लेजर माने अवकाश के लिए शिक्षा, नेशनल इंटीग्रेशन माने होता है राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा। इंटीग्रेशन माने एकता भी बोल सकते हैं। तो नेशनल इंटीग्रेशन मतलब कि क्या होता है? राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा का कार्य क्या होता है, इसको देखेंगे। उसके बाद में जो है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, मतलब अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा से क्या क्या शिक्षा का कार्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए कि हाँ कोई दूसरी भाषा में बोल रहा है तो आपको पता है, अगर उसकी शिक्षा के बारे में आप जानते तो आपको दिक्कत कोई बात नहीं होनी चाहिए। शिक्षा में आप ऐसे अंग्रेजी भी जानते, हिंदी तो अंग्रेजी में बोल लीजिए अगर हिंदी में नहीं समझ पा रहा कोई व्यक्ति तो, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है आपका एजुकेशन फॉर एचआरडी। एजुकेशन फॉर एचआरडी मतलब कि एचआरडी माने होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब मानव संसाधन विकास जो है उसी को एचआरडी कहा जाता है। तो एचआरडी के लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी होती है। तो ये इतना आपके पाठ्यक्रम में सब संकलित है, मतलब फंक्शंस ऑफ एजुकेशन हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। अब इस जो है फंक्शंस ऑफ कार्य में, मतलब शिक्षा के कार्य में जो है बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, वही चीज़ें हमने आपको बता दी यहाँ पर। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद में क्या है? एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। एजेंसीज माने होता है संस्था। तो अब वो कैसी संस्थाएं? तो शिक्षा की संस्थाएं, तो शिक्षा की कुछ संस्थाएं जैसे कि कुछ फॉर्मल संस्थाएं हैं, कुछ इनफॉर्मल है, कुछ नॉन फॉर्मल है। इनफॉर्मल फॉर्मल माने होता है औपचारिक, इनफॉर्मल माने होता है अनौपचारिक, और जो है नॉन फॉर्मल माने होता है गैर जो है औपचारिक। तो कहने का मतलब है औपचारिक, अनौपचारिक और जो है गैर अनौपचारिक, इन सभी को हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक आप अपने विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो औपचारिक, तो आप औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये अनौपचारिक रूप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई जो है आपको विश्वविद्यालय की भांति नहीं पढ़ा रहा हूँ, ओपन विश्वविद्यालय की भांति पढ़ा रहा हूँ। ये बात आप समझ सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हम समझेंगे इन सभी के बारे में। अगला आपको क्या पाठ्यक्रम में क्या संकलित है भाई? अगला आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, बड़े ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्तों। अगला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो है क्या होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान, भारतीय संविधान और एजुकेशन मतलब भारतीय संविधान और शिक्षा। अब यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? इनकलकुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज थ्रू एजुकेशन, मतलब शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों का जो समावेश हुआ है, या संवैधानिक मूल्यों का समावेश जो हुआ है, या संवैधानिक मूल्यों में जो विकास हुआ है, वो सब शिक्षा के माध्यम से ही हुआ है, ठीक। कोई भी चीज़ ये करेंगे तो आप बिना शिक्षा के नहीं जी सकते। तो अगर बिना पढ़ा अगर कोई व्यक्ति है या शिक्षा नहीं के बारे में नहीं जानता तो पशु कहता है, बिना पढ़ा नर पशु कहावै, ये बात भी प्रचलित है। आगे देखिए। अगला है जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजन माने प्रावधान, तो संवैधानिक प्रावधान जो होते हैं वह भी एक प्रकार से शिक्षा के लिए होते हैं, और शिक्षा के द्वारा ही वो सीखे जाते हैं। तो इन समस्त मुद्दों पर यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद में क्या है? प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्री प्राइमरी माने क्या होता है? प्री प्राइमरी माने होता है जो है प्रारंभिक शिक्षा, या फिर एक प्रकार से पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। अब इसका प्री प्राइमरी का हमको कॉन्सेप्ट समझना है पूरा। प्राइमरी जो है सिस्टम क्या है, प्राथमिक विद्यालय क्या होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव्स माने क्या होता है?
ऑब्जेक्टिव्स भी उसके हमको देखने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स माने एक प्रकार से उसके उद्देश्य या फिर उसका कार्य वगैरह उसके बारे में देखेंगे बस। तो ऑब्जेक्टिव्स का तात्पर्य यहाँ पर उद्देश्य से लेता है कि प्राइमरी जो शिक्षा है या प्राइमरी एजुकेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव माने उद्देश्य उसका क्या है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंस ऑफ प्री प्राइमरी। इंपॉर्टेंस माने महत्व, आप माने कहा कि प्री प्राइमरी माने होता प्री माने पहले और प्राइमरी होता प्राथमिक। तो जो है एक प्रकार से मतलब प्राथमिक जो कॉलेज है मतलब कि जैसे कि जो उससे पहले की जो कक्षाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा एजुकेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते प्राइमरी पाठशाला के बारे में। मतलब प्राइमरी पाठशाला कहने का यहाँ पर मतलब नहीं है, मैं प्राइमरी बोल रहा हूँ आपको। प्राइमरी प्री प्राइमरी माने होता है जैसे कि LKG UKG PG UG जो पढ़ते नहीं छोटे बच्चे, मतलब एक से पहले जो पढ़ा वही होता है आपका प्री प्राइमरी, ठीक, ये समझो। और ज़्यादा इधर उधर की बात बताएंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसको समझ गए में आ गई बातें। आगे बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को लाइक करिए, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिए। ओके, आगे देखिए फटाफट से। अगला है आपका सब मॉडल्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। मतलब कुछ मॉडल एक प्रकार से जो प्री प्राइमरी के लिए है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कुछ मॉडल प्रस्तुत करने के लिए बोल सकता है आपसे। तो इसके बारे में भी हम आपको पढ़ाने का प्रयास। तो ये आपके पाठ्यक्रम में क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कुछ मॉडलों के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे कि अब मॉडल कौन कौन से हैं यहाँ पर देखेंगे। डाल्टन प्रणाली है, मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई प्रणाली है, किंडरगार्टन माने कि जो किंडरगार्टन को क्या कहते हैं, बालवाड़ी व्यवस्था जो कहते हैं, बांसवाड़ी बालवाड़ी, वही सारी चीज़ें हैं। तो ये व्यक्ति है डाल्टन, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, ये सब व्यक्ति हैं, शिक्षा शास्त्री रहे हैं। इनके द्वारा स्कूल जो है खोले जाते थे। मॉन्टेसरी स्कूल आपने नाम सुना होगा, तो मेरिया मॉन्टेसरी के नाम से खुलते हैं, ठीक। आप अब देखते हैं डाल्टन, किंडरगार्टन, ये सब बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री के नाम हैं, इनके नाम से स्कूल खोले जाते हैं। इन्हीं लोगों ने ये सब शुरू किया था प्री प्राइमरी वगैरह, ठीक। तो उसके मॉडल वगैरह देखेंगे तो ये तीन मॉडल को देखना पड़ेगा मुख्य रूप से, डाल्टन और मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन। ओके, आगे देखिए बैकग्राउंड एंड प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। मतलब भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो पृष्ठभूमि है और वर्तमान में उसका परिदृश्य क्या है प्री प्राइमरी एजुकेशन का, इसके बारे में हमको पढ़ना है। मतलब पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पृष्ठभूमि देखनी, भूमिका देखनी, उसकी भूमिका देखनी है। उसके साथ ही साथ वर्तमान परिदृश्य उसका क्या है इंडिया में, उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। उसके बाद में क्या है, डी में देखेंगे NEP माने होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये देखिए इंपॉर्टेंट सिलेबस में आपके शामिल हो गया। ये भी आपके सिलेबस में शामिल होगा। सिलेबस में क्या शामिल है भाई, सिलेबस आप देखिए यहाँ पर फटाफट से। सिलेबस में आपके क्या शामिल होगा, NEP 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हमने इसको पहले भी बताया था, ये आपके पाठ्यक्रम में जरूर शामिल होगा, ठीक। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन, इनके बारे में पढ़ना। मतलब नेशनल एजुकेशन जो है एक प्रकार शिक्षा नीति आई है, उसके तहत जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की क्या है, कब लागू हुई, इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर हमको चर्चा करनी है। उसके बाद में क्या है अगला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मतलब क्या होता है, प्राइमरी होता है प्राथमिक और सेकेंडरी माने क्या होता है एक प्रकार से माध्यमिक। तो माध्यमिक एवं मतलब प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है और उसका कॉन्सेप्ट देख लेना है, अवधारणा देख लेनी इसकी, ठीक है। उसके बाद में एम माने उसका उद्देश्य या कार्य देख लेना है, इंपॉर्टेंस देख लेना है, इंपॉर्टेंस ऑफ जो है सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब इसका सेकेंडरी एजुकेशन मतलब जो माध्यमिक शिक्षा है, इसकी जो माध्यमिक शिक्षा है इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, ये क्या है, इसके बारे में पूरा हमको पढ़ना है। उसके बाद में बी में क्या दिया है, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। प्रेजेंट माने होता है वर्तमान में क्या परिदृश्य है किसका, जो माध्यमिक शिक्षा है इसका जो है वर्तमान में क्या जो है एक प्रकार से क्या है, प्राइमरी जो शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। तो जो प्राथमिक शिक्षा है या जो माध्यमिक शिक्षा है, इसका जो है एक प्रकार से वर्तमान सिनेरियो क्या है, वर्तमान में इसकी क्या भूमिका है, क्या स्थिति रही है, इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद में क्या है नेक्स्ट है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन माने क्या होता है, उच्च शिक्षा। हायर एजुकेशन माने होता है उच्च शिक्षा आपका। पहला है क्या, कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर एजुकेशन। कॉन्सेप्ट माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्ट माने होता है अवधारणा। यहाँ पर अवधारणा हमको समझनी पड़ेगी किसकी,
अवधारणा समझनी पड़ेगी मेरे भाई, किसकी? तो अवधारणा यहाँ पर हमको समझनी पड़ेगी, किसकी समझनी पड़ेगी भाई? कॉन्सेप्ट, एम, इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, प्रेजेंट सिनेरियो, सॉरी यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड हायर एजुकेशन, मतलब जो उच्च शिक्षा है उसका कॉन्सेप्ट समझना है, उसके ऑब्जेक्टिव को समझना है, मतलब उसका उद्देश्य जो है मेन, उसके बारे में, हायर एजुकेशन का एक प्रकार से इसको समझना है, उच्च शिक्षा के बारे में। आगे है नीड फॉर हायर एजुकेशन, मतलब नीड माने आवश्यकता, फॉर माने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जो एक प्रकार से क्या आवश्यकता है उसके, मतलब हायर एजुकेशन की क्या आवश्यकता है, ये आपसे हमको पढ़ना है इसके बारे में, मतलब क्या आवश्यकता है। उसके बाद में क्या है, टाइप्स ऑफ जो है यूनिवर्सिटीज़, मतलब टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, मतलब यूनिवर्सिटीज़ माने होता है विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालयों के एक प्रकार से प्रकार, तो विश्वविद्यालय कई प्रकार के होते हैं। एक तो सेंट्रल होता है, मतलब कि केंद्र वाला होता है, जैसे बीएचयू वगैरह जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ, सॉरी हाँ ये सब दिल्ली विश्वविद्यालय, ये सब कैसे हैं, ये सब केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ठीक। कुछ स्टेट विश्वविद्यालय होते हैं, ठीक, कुछ प्राइवेट भी होते हैं, कुछ ओपन होते हैं। ओपन माने होता है खुला विश्वविद्यालय, जिसको कहते हैं आप मुक्त विश्वविद्यालय, तो ये ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये भी होता है, ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला हमको पढ़ना है क्या, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, मतलब वर्तमान में क्या परिदृश्य है जो है हायर एजुकेशन का इंडिया में क्या सिनेरियो है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। सिनेरियो माने होता है स्थिति उसी उनकी क्या है एजुकेशन की, मतलब एजुकेशन मतलब इंडिया में शिक्षा की क्या भूमिका, किसकी किस सिचुएशन की, मतलब हायर एजुकेशन की क्या स्थिति है, इसके बारे में हमको देखना है। उसके बाद में क्या पढ़ना है भाई, उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे अगला और लास्ट जो है आपका सिलेबस यहाँ पर समाप्त होने वाला है। 8वां इकाई आपके समक्ष प्रस्तुत है। यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस जो है गाइडिंग रेगुलेटरी बॉडीज़ ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। डिफरेंट जो है एक प्रकार, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है डिफरेंट गाइडिंग या फिर रेगुलेटरी, मतलब भारत में जो शिक्षा प्रणाली है उसके जो विभिन्न मार्गदर्शन, जो गाइडिंग माने होता है, गोल्डिंग माने होता है मार्गदर्शक, और जो है रेगुलेटरी माने होता है नियामक। तो डिफरेंट टाइप के मतलब विभिन्न मार्गदर्शक और नियामक जो निकाय हैं जो कि शिक्षा प्रणाली के हैं वो भारत में, तो भारत के जो या फिर भारत में शिक्षा प्रणाली के विभिन्न मार्गदर्शक जो हैं या फिर जो नियामक निकाय हैं बहुत सारे, उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो वो देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने आई तक लिखी हुई तमाम सारी चीज़ें। यहाँ पर सबसे पहला देखते हैं क्या, एजुकेशन मिनिस्ट्री, मतलब MHRD जिसको कहते हैं आप। MHRD का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है, एम माने होता है मिनिस्ट्री, और एच माने होता है ह्यूमन, आर माने होता है रिसोर्स, और डी माने होता है डेवलपमेंट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मानव, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 ईस्वी में हुई थी, 27 सितंबर को, ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्या हमको देखना है, यूनेस्को के बारे में पढ़ना है। यूनेस्को क्या है, यूनेस्को एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जो कि किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक भाग है। और इसकी अंग्रेजी में मीनिंग देखेंगे, यू से होता है आपका यूनाइटेड, एन से होता है नेशंस, ठीक है, ई से होता है एजुकेशनल, और एस से होता है आपका जो है साइंटिफिक, और सी से आपका क्या होता है कल्चरल, मतलब कल्चरल, और ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में क्या कहेंगे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जो है 16 नवंबर 1945 ईस्वी को गठन हुआ था। मुख्यालय इसका पेरिस में है, फ्रांस, फिर इसकी जो राजधानी वहीं पर इसका मुख्यालय है। आगे देखते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या है, एक प्रकार से एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म होता है, एन माने होता है नेशनल, सी माने काउंसलिंग यहाँ पर, ई माने एजुकेशनल, आर माने होता है रिसर्च, और जो है ट्रेनिंग, ठीक, टी माने ट्रेनिंग। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यहाँ पर हमको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के बारे में, एनसीईआरटी को हिंदी में क्या कहते हैं, एनसीईआरटी को हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक, मतलब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है इसको कहा जाता है, किसको, एनसीईआरटी को, ठीक है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 ईस्वी में। आगे आपका अगला जो आपका है SCERT, क्या है दिया हुआ है, SERT, यहाँ पर NCERT था, तो यहाँ पर CERT तो वही है आपका, ठीक है। यन जो है आपका बदला हुआ, यन माने नेशनल होता है यहाँ पर, यस माने यहाँ पर स्टेट लगा दीजिए, मतलब कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब जो है राजकीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है उसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई। इसकी
मतलब SCERT की स्थापना 1988 में, जबकि 1961 ईस्वी में NCERT की स्थापना हो गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किताब वगैरह जो छपती है NCERT के तहत, ये तमाम सारी चीज़ें होती कभी कभी। NCERT मान्य होता है चूँकि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान है। ठीक, तो और प्रशिक्षण केंद्र भी है, मतलब परिषद है। आगे है अगला आपका कौन सा है, DEET मतलब डेट। तो डेट मतलब होता है, इसके फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान हिंदी में कहते हैं जिसको। ठीक, कौन, डिप्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेट बोल सकते हैं। आगे है आपका जो है NIOS। NIOS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नवंबर के महीने में 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, मतलब शिक्षा संस्थान। ठीक, ये अंग्रेजी में नाम है। अगला ये वाला देखिएगा, जो है न्यूपा। न्यूपा की फुल फॉर्म क्या होती है, N से आपका बनेगा नेशनल, U से बनेगा यूनिवर्सिटी, आप और जो है E से बनेगा एजुकेशन, P से बनेगा प्लानिंग, और आपका D से बने सॉरी A से बनेगा एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेशनल जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये इसका नाम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विद्यालय। स्थापना कब हुई, 1962 में। मुख्यालय कहाँ पर, नई दिल्ली में। अगला है आपका NCE मतलब NCT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। क्या, नेशनल एजुकेशन मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये जो है अगला है आपका। और इसका वो जो है हिंदी में क्या नाम है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद इसका नाम है। 17 अगस्त 1995 ईस्वी को इसकी स्थापना हो जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला है आपका UGC। UGC आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा। यूनिवर्सिटी माने होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, UGC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है NAAC। NAAC का फुल फॉर्म होता है नेशनल मतलब असेसमेंट एंड क्या लिखा है यहाँ पर, जो है एक्सेलरेशन काउंसिल, मतलब एक्रेडिशन जो है काउंसिल। NAAC का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में मतलब होता है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। 1994 ईस्वी में स्थापना हुई बंगलौर में। ठीक है, इसका मुख्यालय है आपका। ठीक, तो किसका, नेशनल असेसमेंट एंड जो है एक्रेडिशन मतलब एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है इसका नाम है पूरा। आगे देखिए आप IOC मतलब IQAC। ठीक, तो आईकॉक का फुल फॉर्म क्या होता है, आईकॉक। तो आईकॉक का फुल फॉर्म होता है मतलब इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल इसका हिंदी में नाम है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है आपका AICTE। AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मतलब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इसका पूरा नाम है। ठीक, ध्यान रखें। नवंबर महीना 1945 में जो है इसकी एक प्रकार से क्या करी गई थी, स्थापना करी गई थी, लेकिन बाद में इसको संवैधानिक दर्जा जो मिला है वो 1987 में मिला है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला है आपका जो है कुछ जो है इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, जैसे कि तो इंटरनेशनल बोर्ड्स के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद में जो है किसके बारे में, नेशनल बोर्ड्स के बारे में पढ़ना है। इंटरनेशनल बोर्ड हैं और जो है बोर्ड परीक्षाएं कुछ हैं, कुछ नेशनल बोर्ड्स हैं, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में जैसे कि कुछ CBSE के बारे में हमको पढ़ना है, CBSE क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या, स्टेट जो है बोर्ड्स जो हैं उनके बारे में। बस इतना आपका इतना सा छोटा सा सिलेबस था, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, सारी बातें हमने आपको पहले ही बता दी हैं। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखिए। गुड नाइट, आई लव यू। गुड नाइट मेरे प्यार दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।